अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान तारिक चौधरी हाज़िर हूँ आज का शो आज एक्सक्लूसिव विद तारिक चौधरी लेकर। आज थोड़ा सा मुख्तलिफ प्रोग्राम है, सियासत नहीं, सहाफ़त नहीं और ना ही कोई सफारतकारी की बातें करेंगे। आज हम करेंगे पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी की बात। हॉकी जिस तरह मैनेज किया कि पाकिस्तान का कौमी खेल और पाकिस्तान ने मुतअद्दिद दफ़ा वर्ल्ड कप जीत रखा है, अनगिनत दफ़ा पाकिस्तान ने ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीता है, बहुत दफ़ा कई दफ़ा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान के नाम रही, एशियन गेम्स, एशिया कप और इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स में और जितने दुनिया में टूर्नामेंट होते हैं पाकिस्तान ने बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई माजी में। लेकिन ये पाकिस्तान का रोशन माजी है। गुज़श्ता कई अशरों से पाकिस्तान की हॉकी पर अरूज भी आता है, ज़वाल भी आता है, लेकिन ज़वाल का अरसा जो है वो ज़्यादा रहता है। सारी कौम जो है जब भी हॉकी के मैदान से कोई खबर आती है, खुशखबरी आती है, तो पूरी कौम अपनी टीम के साथ खड़ी होती है और जब टीम की कारकर्दगी अच्छी नहीं होती फिर टीम में मायूसी की लहर दौड़ जाती है। हालिया इस्लान शाह हॉकी कप टूर्नामेंट जो है, जो गुज़श्ता संडे को ख़त्म हुआ है, उसमें पाकिस्तान की टीम ने बड़े तवील अरसे के बाद फ़ाइनल खेला और जब फाइनल में टीम पाकिस्तान खेल रही थी तो मर्द-ओ-ज़ान, बच्चे, बूढ़े सब जो थे अपने अपने घरों में टेलीविज़न स्क्रीन पर बैठ के पाकिस्तान की टीम को जीतता हुआ देखना चाहते थे। पाकिस्तान की टीम फाइनल खेली, जीत नहीं पाई, लेकिन पाकिस्तान की टीम के बारे में कहा जाता है कि उसने अपने मुल्क के लोगों के दिल जीत लिए। हॉकी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, हॉकी को कैसे बेहतर किया जा सकता है, हॉकी आज जहाँ खड़ी है वहाँ से आगे बढ़ सकती है या ये भी माजी की तरह एक बुलबुला साबित होगा कि वक्ती तौर पर उबाल आया और उसके बाद जो है एक मरतबा फिर हॉकी जो है पीछे रह जाएगी। ये सारे सवाल जो हैं वो पाकिस्तान के शहरियों के, आम लोगों के दिलों में हैं, ज़हनों में हैं। आज हमने इस हवाले से 3 बहुत अहम शख्सियात को, जो कि मोस्ट रेलिवेंट शख्सियात हैं, इस हवाले से उनको दावत दी है। मेरे साथ मौजूद हैं राना मुजाहिद, सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के और फॉर्मर ओलंपियन हैं। खेल के मैदानों में भी आपने देखा है उनको और उसके बाद हॉकी की मैनेजमेंट के हवाले से भी अब आप उनको तगदो करते हुए देख सकते हैं। वेलकम राना साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका शुक्रिया। 7 फॉर्मर खिलाड़ी हैं पाकिस्तान की हॉकी टीम के, आपने देखा होगा खेलते हुए, उस्मान शेख साहब हैं और अब आज पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम की कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। उस्मान साहब, आपको वेलकम करता हूँ। नौजवान खिलाड़ी मेरे साथ हैं, राना वहीद अशरफ, जिन्होंने बहुत अच्छा खेला टूर्नामेंट और जो जापान के साथ फाइनल था उस फाइनल के मैन ऑफ द मैच भी रहे। तो राना साहब, आपको भी वेलकम करता हूँ। राना साहब, सीधा सीधा आपके पास आता हूँ और सवाल आपसे एज ए हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी के तौर पर नहीं है, एज ए फॉर्मर खिलाड़ी है। बड़ी जो है हाइप है, बहुत अच्छा खेला आपने, लेकिन कुछ क्रिटिसिज्म भी होता है। क्रिटिसिज्म ये है कि जिस टूर्नामेंट को आप खेल के आए हैं उस टूर्नामेंट में वो टीमें शामिल नहीं थी जो कि दुनिया की टॉप की टीमें हैं, सेकंड टियर टीमें हैं। उन टीमों के साथ खेल के जीत के खुशी की बात है, लेकिन आप समझते हैं कि टीम हमारी हॉकी जो है वो आगे बढ़ सकती है इस दरमियाने लेवल के टूर्नामेंट को खेल के, इस लेवल की टीमों के साथ खेल के? पहले तो सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया आज आपसे बात कर सकें। तो मैं समझता हूँ जो नाकदीन है वो उनका हक़ है कि वो ये बिल्कुल तनकीद करें, मगर मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो 21 साल कहाँ रहे जब उस वक्त फ़ाइनल में आ जाती, टीम जीत जाती। 13 साल के बाद जो फ़ाइनल खेल रही है तो उस वक्त क्यों नहीं खेल सकी? तो ये सारी वो बातें हैं जिन्होंने तनकीद बराए तनकीद करनी है, ये पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिविटी इसमें यह है कि आपकी आज टीम ने शानदार खेल इसलिए मुजाहरा किया कि उसमें हमारी रैंकिंग बहुत नीचे जा चुकी है, हम बहुत नीचे हैं इस वक्त। तो हम दुनिया के अगर ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं तो ये कोई गुनाह नहीं है, ये मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है और कौम में खुशी है कि दोबारा हमारा कौमी खेल वापस आ रहा है। तो उसके लिए ये खिलाड़ी, टीम मैनेजमेंट और जो भी लोग साथ हैं इनके, ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। देखा ना, हमेशा लोगों को शिकवा होता है आप लोगों को कि जी कौम हमारे साथ नहीं देती, लेकिन इस देखा होगा आपने कि पहला मैच जीता आपने, उसके बाद आखिरी मैच तक पूरी टीम के साथ पूरी कौम चली है दिन रात और दुआएं मांगी, लोगों ने खुशियाँ मनाई और पॉलिटिशियन से लेकर आर्मी चीफ से लेकर प्राइम मिनिस्टर से लेकर चीफ मिनिस्टर तक और कराची के मेयर तक और मेरे जैसे आम शहरी तक हर बंदे ने इसको अप्रिशिएट किया। जब लोग अप्रिशिएट करते हैं तो लोग साथ साथ ये भी तवक्को करते हैं कि टीम जो है इस जगह पर खड़ी है उस जगह से आगे जाए। आप समझते हैं कि टीम यहाँ से आगे बढ़ सकती है वर्ल्ड कप की तरफ, ओलंपिक्स की तरफ और दीगर बड़े टूर्नामेंट की तरफ? देखिए, मैं गलत होप बिल्कुल नहीं दूंगा, ना मैं गलत बात आपसे करूंगा, मगर मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि ये जो टीम है जो अभी बनी है, जिस टेम्पो में है, ये अल्लाह के फजल और करम से आपको वर्ल्ड कप में अच्छा रिजल्ट देगी। मैं ओलंपिक्स की बात नहीं करूँगा, ये आपको एशियन गेम में, एशिया कप में बेहतरीन रिजल्ट देगी। लेकिन जहाँ तक ओलंपिक्स की बात है और वर्ल्ड कप की है, तो देखिए तारिक साहब, जब इंडिया बिल्कुल कुएँ में गिर गया था ना, हम नहीं उतने गिरे हुए जितना इंडिया गिर गया था, मगर उन्होंने फार्मूला क्या अपनाया कि आज वो फर्स्ट 4 में है। उन्होंने उसके लिए जो फाइनेंस रिक्वायर था वो पूरा किया। आज आपके खिलाड़ी जो है वो डेली अलाउंस से तरस रहे हैं, आपके खिलाड़ी ट्रेनिंग के लिए तरसते हैं,
आपके ऑर्गेनाइजर्स मुंह देख रहे हैं कि कोई पैसा आएगा तो काम आगे चलेगा। तो इस तरीके से कभी कोई चीज़ें, कोई कौमें, कभी घर, कोई हॉकी, कोई खेल, कोई आगे बढ़ सकता है? कभी भी नहीं बढ़ेगा। सही। बढ़ने के आप लिए समझते हैं कि उसको जो तकाजे हैं आज के ज़माने में वो पूरे करने चाहिए जी इसके हाँ, हवाले से? उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि एक खुशखबरी भी है इसमें खिलाड़ियों के लिए, ऑर्गेनाइजर के लिए, कि अब आर्मी चीफ साहब ने, जो जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब हैं, उन्होंने खिलाड़ियों से मिलके, हमसे मिलके ये कहा है कि अब हम हॉकी को बताएंगे कि ये नेशनल गेम है और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी करेंगे। तो मैं समझता हूँ एक ऐसी उम्मीद पैदा हुई है कि हम उनके मशकूर भी हैं और ये शुक्र है अल्लाह का अदा भी करते हैं कि आज हॉकी जो है वो पैटर्नाइज हो जाएगी। अच्छा उस्मान साहब, आप ये बताइएगा कि आप इस टूर्नामेंट को खेल के आए हैं, आपने खुद खेली है, बड़ी तवील से हॉकी खेली है, बड़ी डिस्टिंग्विश हॉकी खेली है। ये जो टीम जिसको आप लेके चल रहे हैं, जिसको आपने खिलाया है अजलान शाह में, और आज आपके पास है और अगले टूर्नामेंट की तैयारी कर रही है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है? एज ए कोच आप समझते हैं कि सबसे मजबूत पॉइंट इसका कौन सा है और सबसे कमज़ोर पॉइंट इसका कौन सा है? जैसे आपने कहा कि इस टीम में जो सबसे गुड पॉइंट है वो मैं समझता हूँ कि इस टीम की यूनिटी है और इनकी कमिटमेंट है। ये जो इस वक्त जो टीम का कम्बिनेशन है वो एक्सपीरियंस और यंगस्टर का है। जैसे मैं कहूँगा, उसकी मिसाल दूंगा, सेम लाइक दैट 1994 का जो वर्ल्ड कप था उसमें भी ऐसा ही कम्बिनेशन था। एक बैच जो था वो शहबाज सीनियर, राना मुजाहिद, मंसूर और जो हमारा नीचे जो यंगस्टर थे उसमें मैं था, रहीम खान था, नवीद आलम था, ऐसे ये अभी ऐसा ही एक कम्बिनेशन बन गया और बच्चे बिल्कुल डेडिकेशन के साथ मुल्क के लिए कमिट हैं कि इंशाल्लाह ताला हॉकी को वापस लेके आना। तो ये इसका सबसे गुड पॉइंट है। जो लोग कहते हैं कि जब आपकी हमारी टीम जो है, जो कि अब ज़ाहिर है उसके कवानीन तब्दील हो गए हैं, रूल्स बड़े फास्ट हो गए हैं, जब चौथे हाफ में जाते हैं तो चौथे हाफ में जाने के बाद जो है वो हमारी लगता है कि हमारे खिलाड़ी थक गए हैं, वो उनका फिटनेस लेवल वो नहीं रहता जो पहले से होता है पहली जगह पे। जी, जैसा अभी आप देखेंगे वही चीज़ को अभी हमने ख़त्म किया है। आप देख सकते हैं कि हमारा फिटनेस लेवल मैं समझता हूँ को बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, इस लिहाज से कि आप देखें जितने भी ये मैच हुए हैं हमने पूरे टूर्नामेंट में कोई मैच लूज़ नहीं किया और जो भी हमने मैच जीता, आप देखें लास्ट थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में गए हैं। और अभी मैं समझता हूँ कि जो नेक्स्ट टूर्नामेंट आ रहा है उसमें यूरोप की भी टीमें हैं। तो अभी जो हमारा अगर टीम का लेवल जो था वो फिटनेस था, तो अभी हम उसको सुपर फिट में लेके जाएंगे, क्योंकि जो 9 नेशन है उसमें हमें सुपर फिटनेस चाहिए, तो वही हमारा इंशाल्लाह गुड पॉइंट होगा। अच्छा राणा साहब, आपको ज़रा इन्वॉल्व करता हूँ, जो कि आप तो फील्ड में खेलते हैं, कैसा लगा आपको टूर्नामेंट खेल के? मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, उसके बाद जिन टीमों के खिलाफ आप खेले हैं, आप जापान के खिलाफ खेले हैं, आप मलेशिया के खिलाफ खेले हैं, आप कोरिया के खिलाफ खेले हैं, आगे जो टीमें आपके सामने हैं सुपर फिट टीमें हैं और फिर वहाँ कंडीशन भी डिफरेंट है। यहाँ मलेशिया में थोड़ा हवस होता है, वहाँ यूरोप में अब जाएंगे पोलैंड में तो वहाँ सर्द मौसम होगा और मुकाबला आपका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और बड़ी टीमों के खिलाफ है। तो कितना प्रीपेयर हैं आप मेंटली उन टीमों के खिलाफ खेलने की जो कि दुनिया की नंबर 1 टीमें हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आपने पूछा कि हम मलेशिया में मैचेस खेले हैं, जिस तरह वहाँ पर हमारे क्राउड की सपोर्ट थी वो मैं बयान नहीं कर सकता। ऐसे लग रहा था जैसे हम लाहौर या कराची, इस्लामाबाद में खेले, इतना माशाल्लाह वहाँ पर क्राउड लग रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद के, पाकिस्तान कम्युनिटी वहाँ आई हुई थी। जी मलेशियन से ज़्यादा पाकिस्तानी लोग वहाँ थे, हमें सपोर्ट करने आए हुए थे। ये बड़ी खुशाइन बात है कि वहाँ के लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमें सपोर्ट करने आए और थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो मैचेस हमारे देखने आए। बाकी रही बात जापान मलेशिया की, आई थिंक सो कोई भी टीम हो आजकल वो उसको हम ईजी नहीं ले सकते। जैसे जापान है, हम उसे 12 पीछे हार चुके हैं, तो हम ये नहीं कह सकते वो हमसे लाइट टीम है। वो बड़ी टफ़ टीम्स हैं मलेशिया, और हमने इनको जिस तरह पूरे टूर्नामेंट में हमने इनको टफ़ टाइम दिया, मलेशिया को हराया, जापान को पहले हमने एक मैच बराबर खेला उनके साथ। तो कोई भी इस तरह का इवेंट जब एक टीम खेलती है जिसमें वो सारे मैचेस अनबीटन रहती है, तो वो आने वाले वक्त के आने वाले टूर्नामेंट के लिए एक बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है टीम के लिए। तो आई थिंक सो ये एक फर्स्ट स्टेप है। इंशाल्लाह अगले इवेंट में आप देखेंगे कि टीम इससे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। नहीं, लेकिन फिटनेस की जो बात मैंने कोच साहब से की है, फिटनेस को इन्हांस करने के लिए आप ज़्यादा ड्रिल करते होंगे, लेकिन मज़ीद जो है उसमें आप क्या एफर्ट इनपुट करेंगे ताकि आप उन खिलाड़ियों के साथ, यूरोपियंस जो हैं जो हमसे ज़्यादा कद्दावर हैं, हमसे ज़्यादा उनकी फिज़िकली ज़्यादा फिट होते हैं, उनसे कंपटीशन के लिए आप क्या इन दिनों में जो ट्रेनिंग आपकी हो रही है उसमें क्या इनपुट दे रहे हैं आप? जी, हमारे कोचेज़ शेख उस्मान साहब, जिशान अशरफ साहब और रोल्ड ओल्टमस जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं और वो हमारी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं, जिसमें जिम ट्रेनिंग आ गई, उसमें स्पीड वर्क है, एजिलिटी है, ये सारी ट्रेनिंग्स हम कर रहे हैं। और मैं नहीं समझता कि हमारी फिटनेस यूरोपियन टीम से कम है। वो कद आवर हो सकते हैं, हमारे से ताकतवर हो सकते, लेकिन जितनी स्पीड और एजिलिटी पाकिस्तानियों में है वो किसी और ममालिक के खिलाड़ियों में नहीं है। तो आई थिंक सो हमारी ट्रेनिंग भरपूर ट्रेनिंग है और हमारी फिटनेस का इतना खास इशू नहीं है।
आप समझते हैं कि आप जब जाएंगे वहाँ पर तो उनसे मुकाबले के लिए मेंटली आप तैयार हैं और फिजिकली भी तैयार हैं? जी जी जी, बिल्कुल हम भरपूर तैयार हैं। जैसे मैंने कहा कि हम जिस तरह अजलान शाह खेल कर आए हैं, इसमें हम जिस तरह अनबीटन रहे हैं फाइनल तक, तो ये कॉन्फिडेंस बूस्टर है हमारे लिए। और हम मेंटली तौर पर हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि हम इन टीम्स को भी पकड़ेंगे इंशाल्लाह, और ये प्रो लीग के लिए हम क्वालिफाई करके आएंगे इंशाल्लाह। ये जो टूर्नामेंट आपने खेला अजलान शाह में, इसमें सबसे आपके लिए सबसे मुश्किल मैच कौन सा था? आई थिंक सो जापान की टीम जो है वो सबसे 2 दफ़ा खेलना पड़ा आपको जापान के साथ। लेकिन उनकी डिफेंस बहुत अच्छी है, उनकी डबल डिफेंस बहुत अच्छी है। इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम है। ये 2 टीम मैं समझता हूँ कि बड़ी टफ टीम थी, और इनके साथ जापान के साथ एक मैच बराबर खेला, दोनों मैच बराबर खेले, लेकिन वो एक शूट आउट पे हम हार गए, और न्यूजीलैंड के साथ भी हमने ड्रॉ मैच किया। तो आई थिंक ये दोनों टफ टीम थी। और तो थी आपको जब खेलने गए थे कि हम इतनी जगह इतने आगे पहुँच जाएंगे? जी जी, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पर ट्रेनिंग की थी, हमारे कोचेज़ ने करवाई थी और ऑटमस के साथ मुंसलिक थे सारे, और जिस तरह हम प्रिपेयर पूरा टूर्नामेंट के लिए, हमें था कि इंशाल्लाह इस टूर्नामेंट को हमने जीतना है, और वैसा ही वो हम पूरा टूर्नामेंट अनबीटन रहे। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जो है अपने मेहमानों के साथ, अपने कोचेज़ के साथ, अपने हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी साहब के साथ और स्टार खिलाड़ियों के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक। वक्फे से पहले बातचीत हो रही थी राना मुजाहिद साहब से, उस्मान शेख साहब से और राना भाई साहब से। एक मरतबा फिर गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं राना साहब आपसे। राना साहब, आपके टारगेट क्या हैं? ज़ाहिर है हॉकी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ टारगेट मुतय्यन किए होंगे। आपने कहा कि वर्ल्ड कप में जाना चाहते हैं, ओलंपिक्स अभी दूर है, इसके अलावा दीगर बड़े टूर्नामेंट्स हैं। नंबर 1 टारगेट्स क्या हैं? नंबर 2 इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, जो मसाइल हैं, उसके बारे में सब जानते हैं कि इंतहाई मुख्तसर सी ग्रांट मिलती है, शायद 35 लाख रुपए मिलता है मेरा ख्याल है सालाना। इस थोड़ी सी ग्रांट के साथ इतने बड़े जो आपके टारगेट हैं, उसको पूरा कैसे करेंगे? कहाँ से आएंगे पैसे? देखिए जी, जैसे आपने पहले टारगेट की बात की है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे प्रेसिडेंट मीर तारक हुसैन बुगटी साहब और मैंने और हमारी फेडरेशन ने ये टारगेट सेट किया है कि हम सबसे पहले टॉप 10 में आना चाहते हैं जी। कि जो हम इस वक्त वर्ल्ड की हॉकी से बाहर हैं। रैंकिंग में क्या नंबर है हमारा? इस वक्त हमारा 15वां नंबर है। तो हम सबसे पहले टॉप 10 में आना चाहते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर हम टॉप 10 में आ जाएं, ताकि हम उस प्रो लीग का हिस्सा बन जाएं जो FIH ने टॉप 10 टीमें खेलती हैं। जैसे आप पहले कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, हॉलैंड है, ये टीमें जो है, बेल्जियम है, हम इनके साथ खेलना चाहते हैं क्योंकि हम इस वक्त बाहर हैं। अब जब हम अंदर आएंगे तो डेफिनेटली हमारी रैंकिंग भी बेहतर होगी, हमारी खिलाड़ियों का म्यार भी बेहतर होगा, हमें मौके भी ज़्यादा मिलेंगे मैचेस के। तो ये पहला नंबर हमारा टारगेट है। नंबर 2 हमारा टारगेट है जी कि जूनियर वर्ल्ड कप अगले साल है, इसके लिए अभी से हमने काम शुरू करना है और जूनियर की टीम बनानी है। नंबर 3 ये है जी कि हमने अपनी टीम को अगले साल से कुछ 40 के करीब सीनियर टीम को मैचेस देने हैं जो बाहर और पाकिस्तान में खेले जाएँ। ये हमने फिलहाल टारगेट अपने सेट किए हैं कि इससे हम एक ऐसी टीम बनाने में कामयाब हो जाए जो ओलंपिक्स तो अभी अगस्त में होगा जिसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है, लेकिन अगले ओलंपिक्स के लिए और वर्ल्ड कप के लिए हमारी ऐसी मजबूत टीम हो जो आप देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि वो टीम हम तैयार करने में कामयाब हो जाए, तो इंशाल्लाह ताला रिजल्ट भी आपको नजर आएंगे। यानी आपके ज़हन में टाइम लाइन भी है और टारगेट भी है। तो उस्मान साहब, आपकी तरफ आऊँगा इस टूर्नामेंट की तरफ। ये जो अजलान शाह खेला आपने, 2 चीज़ें महसूस की काम हॉकी देखने वाले ने। एक तो ये कि आपकी जो जब जापान के साथ आपको पेनल्टी शूट लगाने का मौका मिला, तो अंदाज़ा ये हुआ एक आम आदमी को भी कि शायद आपकी पेनल्टी शूट्स की ड्रिल ज़्यादा अच्छी नहीं थी, आपके गोलकीपर की भी और आपके शूटर्स की भी। इसकी वजह क्या थी? मौका नहीं मिला, तरबियत पूरी नहीं हो सकी, या अंदाज़ा नहीं था कि इस टूर्नामेंट इस लेवल तक जाएगा कि आपको शूट्स पे हार जीत का फैसला होगा? जी, जैसा आपने पहले पूछा कि उसका हमें अंदाज़ा था क्योंकि ज़ाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह टीम एक जा रही थी खेल के रिदम में, तो हमें था कि पहले 2 मैचों के बाद हमें कंफर्म हो गया था कि हमारी टीम इंशाल्लाह ताला फाइनल के लिए जा रही है, क्योंकि आपने जो मैच जीते थे पॉइंट टेबल से आइडिया हो जाता कि अभी आपको 1 पॉइंट चाहिए या 3 चाहिए, तो ये तो था। दूसरा जो आपने कहा प्लेंटी शूट आउट पे, बिल्कुल जो आवाम ने देखा है जैसे नज़र आया, उसमें हमारी एक बैड लक जो स्टार्ट में किसी ने नोट नहीं की, वो ये थी कि हमारा बेस्ट प्लेयर है राना वहीद। आप देखें उसको 2-3 प्लेयर्स को डाज करना कोई मसला नहीं है, मगर वो उसका एक गोलकीपर को डाज करना क्या मसला हो सकता था, मगर वो वहाँ स्लिप कर गया।
एक पॉइंट, एक जो हमारा कह लें कि अनलकी हम रहे उसमें ये था। दूसरा, प्लेंटी शूट आउट के लिए वाकई बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो जो हमारा ये कैंप था अजलान शाह का, वो उसके तकरीबन कोई एक हफ़्ता भी हम ट्रेनिंग नहीं कर पाए, क्योंकि जो मसले मसाइल चाह रहे थे आपको पता है। बल्कि एंड डेज आप पे आके हमने वो टीम जो है ना कंबाइन की, जो कैंप शैम्प इधर उधर लगे हुए थे सबको मिला के, तो उसमें एक ये था कि हम ट्रेनिंग नहीं कर पाए। दूसरा, मैं समझता हूँ कि हम अनलकी थे, वरना जो हमारे प्लेंटी शूट लगाने वाले प्लेयर्स थे वो ज़्यादा हमारे फारवर्ड हैं। तो फारवर्ड जब हमारे पास स्किल है, अगर 3-4 को डाज कर सके तो कोई एक गोलकीपर को डाज करके गोल करना कौन सा मुश्किल था। तो हम अभी उसी पे अब वर्क करके स्पेशली वर्किंग ज़्यादा हो रही है। अच्छा राणा साहब, आप जब कंपेयर करते हैं अपने आप को और आप कंपेयर करते हैं क्रिकेट के खिलाड़ियों को, उनके बड़ा ग्लैमर होता है, उनकी टीवी पे भी आते हैं, वो ऐड में भी आते हैं, पैसे भी कमाते हैं और उनको ज़्यादा पज़िराई मिलती है। आप हॉकी खेलते हैं और वो क्रिकेट खेलते हैं, दोनों पाकिस्तान की जो है कौमी टीमें हैं। आप नहीं समझते कि आपको भी इतना ग्लैमर मिलना चाहिए, इतना पैसा मिलना चाहिए, उतनी पज़िराई होनी चाहिए? और अगर आप समझते हैं कि ऐसा हो, तो उसके लिए आप समझते हैं क्या करना चाहिए आपकी हुकूमत को एक खिलाड़ी के तौर पर? एक खिलाड़ी के लिए हुकूमत क्या करे ताकि आप भी उस मुकाम तक पहुँचें जिस मुकाम पर क्रिकेट है? देखिए, आज तो हमारा और क्रिकेट का उतना ख़ास मुकाबला नहीं है, वो भी हमारे स्टार्स हैं। लेकिन मसला ये कि जैसे हमने कहा हुकूमत की स्पोर्ट, हमें साल का जिस तरह 35 लाख तो बजट मिलता है और इसमें हमारा एक कैंप नहीं लगता इस बजट में, तो ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरे नंबर पे हमारे जो डिपार्टमेंटल हॉकी जो ख़त्म हुई है, ये बड़ा एक मसला है। जिस तरह हमारे लड़कों के पास नौकरियाँ नहीं हैं, तो वो अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट करेंगे और मेंटली कैसे वो सेटिस्फाई होंगे, मतलब कैसे वो जो है वो अपने घर को चलाएंगे, तो एक बड़ी परेशानी होती है बच्चों को। तो अगर नेशनल प्लेयर्स हैं तो आई थिंक तो हमें जिस तरह अब इस टूर्नामेंट में हमें सपोर्ट मिली है प्राइम मिनिस्टर से, सीएम पंजाब से, जिस तरह उन्होंने हौसला अफजाई की है, और आर्मी चीफ है जिस तरह उन्होंने हमें कैश प्राइज़ भी दिया और हमारे लिए उन्होंने आने वाले वक्त में उन्होंने पूरी सपोर्ट का जो भी है ऐलान किया। तो ये कौम ने तो आपको पज़िराई दी है, इज़्ज़त की है, प्राइम मिनिस्टर ने की, आर्मी चीफ ने, आम आदमी ने भी। तो हम समझते हैं कि इस तरह अगर इज़्ज़त मिलती रहे, इसी तरह पज़िराई मिलती रहे, इस तरह ग्लैमराइज़ किया जाए हॉकी को, जिस तरह क्रिकेट है या बाकी चीज़ें हैं, तो आप उस स्टेज पे पहुंच सकते हैं। जी, मैं समझता हूँ कि ये पहला स्टेप है। जैसे मैं 5 साल से पाकिस्तान हॉकी टीम में खेल रहा हूँ, लेकिन इस तरह का प्रोटोकॉल एयरपोर्ट पर, इस तरह की इज़्ज़त अफजाई, जिस तरह हमारी जगह जगह हम जा रहे हैं, हमें रिस्पेक्ट मिल रही है, तो ये फर्स्ट टाइम ऐसे लग रहा है कि वाकई हम नेशनल प्लेयर्स हैं। और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि जब हम भी क्रिकेटर्स की तरह जो है वो फेम और हमें भी उसी तरह रिस्पेक्ट मिलेगी, उसी तरह हमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी। अच्छा राणा साहब, एक सवाल आपसे कि क्रिकेट की जिस लेवल की आप बातें करें ना, ग्रांट मिलनी है नहीं मिलनी, वो लेवल है कौमी टीम का। लेकिन कौमी टीम तब बनती है जब नीचे से आपकी नर्सरी हो। जो इससे पहले स्कूल था, कॉलेज था, यूनिवर्सिटी थी, वो नर्सरी अब नहीं रही। स्कूलों में गेम नहीं हो रही, एक एक कमरे में, 2-2 कमरे में स्कूल बने हुए हैं। किसी ज़माने में बड़े बड़े स्कूल होते थे जहाँ से फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट के स्टार निकलते थे। अब जब नीचे आपके पास वो नर्सरी नहीं है, तो खिलाड़ी कहाँ से आएंगे? सिवाय चंद ज़िलों के लोग जो शौक़ से खेलते हैं, ओलंपियंस हैं, उनके छोटे भाई हैं, उनकी फैमिलीज़ खेलती है, बच्चों को खिलाते हैं लोग। वो नर्सरी क्यों नहीं आ रही, कैसे आएगी? उसके लिए क्या एफर्ट है, क्या तजवीज़ आपके पास? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो काम स्कूल्स हॉकी को करना चाहिए था वो नहीं हो रहा। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम था। बेसिकली जब हम जीत रहे थे या सुपरस्टार पैदा हो रहे थे, तो आप उस वक्त अगर देख लें तो सबसे बड़ी बेसिक नर्सरी जो थी वो स्कूल था। स्कूल से ही कॉलेज की टीम बनती थी, उससे यूनिवर्सिटी बनती थी, उससे ही क्लब बनता था, फिर उससे आगे जाके डिस्ट्रिक्ट बन जाता था, डिस्ट्रिक्ट के बाद डिवीज़न, परवेन सूबा बनता था, उसके बाद वो पाकिस्तान टीम बनता। लेकिन अब उसके लिए हमें और सिस्टम में जाना पड़ेगा। जो हमारा आइडिया है, मेरा इसमें आइडिया ये है कि हमें अकेडमीज़ बनानी पड़ेंगी। हमें हर शहर में पहले हमें वो बेस करने पड़ेंगे शहर जिनमें हॉकी ऑलरेडी खेली जाती है। तो वहाँ से अगर हम 40 लड़के लेके उनको ट्रेनिंग करवाते हैं और क्वालिफाइड कोच साल लगाते हैं, तो मैं समझता हूँ जो आप जैसे खिलाड़ी देखना चाहते हैं वो 3 साल के अंदर अंदर वो खिलाड़ी बन जाएंगे वहाँ। वो हमें वो नर्सरी मिल जाएगी कि अगर आज 300 बच्चा खेल रहा है तो ये 1000 बच्चे तक चले जाएगा काम। वो 1000 बच्चे में जब क्वांटिटी आएगी तो क्वालिटी डेफिनेटली होगी। जब क्वालिटी आ जाएगी फिर आपके पास एक ऐसा पूल ऑफ प्लेयर्स हो जाएगा कि जिससे आप समझते हैं कि आप इसमें से किसको रखना है, किसको नहीं रखना। ये हमारा बेसिक आइडिया है इसके पीछे, और इसके लिए बहुत बड़ी रकम नहीं चाहिए, बहुत थोड़े पैसे में ये हो सकता है। सिर्फ तवज्जो चाहिए, सिर्फ उसकी तवज्जो चाहिए कि उसके लिए फाइनेंस का बंदोबस्त हो। अब आप कहें किसी खिलाड़ी को क्रिकेट के अलावा कि खेलने के लिए ग्राउंड में आ जा, तो वो नहीं आएगा। उसको आप इंसेंटिव देंगे, इंसेंटिव नहीं है उसके पास। जी सर, उसको इंसेंटिव देंगे, उसके लिए उसके लवाजमात गेयर जो जितना उसके लिए सामान चाहिए वो देंगे, और साथ उसको उसकी प्रॉपर कोचिंग देंगे, तो फिर लोग इस तरफ आ जाएंगे। और मुझे कुछ इसमें अंधेरा नहीं लगता, मुझे इसमें रोशनी नज़र आती है
कि इंशाल्लाह यहाँ पे लोग आएंगे। अच्छा उस्मान साहब, एक डिबेट रहती है क्रिकेट में भी और हॉकी में भी। लोग कहते हैं जी कि कोच जो है, जो फॉर्मर खिलाड़ी हैं, ओलंपियंस हैं, कुछ लोग कहते हैं वो अच्छे कोच होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कोच को क्वालिफाइड होना चाहिए, वो फॉर्मर खिलाड़ी हो ना हो। आप खिलाड़ी भी हैं, खेला भी है अपने इंटरनेशनल लेवल पे, और आप कोचिंग भी कर रहे हैं। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो कोच है वो पहले खिलाड़ी रहा हो तो फिर ही अच्छा जो कोच हो सकता है? उसकी तरबियत ऐसी होनी चाहिए कि उसने डिप्लोमा किया हो, उसने तरबियत ली हो। आप इन दोनों में से किस चीज़ को प्रेफर करते हैं? जैसे आपने कहा कि जो अच्छा कोच है उसका खिलाड़ी होना ज़रूरी नहीं है, तो उसमें मैं ये कहूँगा जो बंदा पढ़ के या कोचिंग कोर्सेज करके कोच बनता है तो वो खिलाड़ी से अच्छा कोच नहीं हो सकता जो फार्मर खिलाड़ी होता है, क्योंकि वो भी क्वालिफाई ही करता है, वो भी कोचिंग कोर्स ही करता है, मगर उसको एडवांटेज सबसे ज़्यादा जो होता है उसके एक्सपीरियंस का, और एक्सपीरियंस का कोई जोड़ नहीं है। देखें आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, उसमें क्वालिफाई करना या एजुकेशन से कुछ बनना तो वो अलहदा चीज़ है, मगर जब आप प्लेयर हैं, ओलंपियंस हैं, 10 साल 15 साल आपने सर्व किया और आपको पता है, आपका इतना एक्सपीरियंस अच्छा है, तो उसको साथ मिला के आप क्वालिफाई कोच भी हों और प्लेयर भी हों और आपके पास एक्सपीरियंस भी हो, तो वो देखें उसके रिजल्ट आएंगे। अब जितने भी पाकिस्तान ने मेडल्स जीते हैं, आप रिकॉर्ड चेक करें, जितने भी, उसमें सब में फार्मर, ओलंपियन, वर्ल्ड चैम्पियन कोच थे। ठीक, आप ज़रा सवाल करना चाह रहे हैं लेकिन ब्रेक ले लूँ मैं, आखिरी एक मिनट है मेरे पास। आप खिलाड़ी के तौर पर किसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं? पाकिस्तानी कोच हो या कोई फॉरेन क्वालिफाइड कोच हो, अंग्रेज़ हो, जर्मन हो, किसके साथ आप समझते हैं कि कम्युनिकेशन आपकी ज़्यादा बेहतर रहती है? आई थिंक कम्युनिकेशन गैप, जैसे हमारे हॉकी प्लेयर्स हैं उसमें गैप आ जाता है, लेकिन जिस तरह अब शेख उस्मान साहब हैं, ज़ीशान अशरफ साहब हैं, तो हम शेख उस्मान साहब ने भी लास्ट टाइम जब हमारे सिगफ्रिड एकमन उनके साथ भी काम किया, डिफरेंट फॉरेन कोचेस के साथ काम किया हुआ है, तो आई थिंक सो हमें बड़ी आसानी होती है और बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर बना। लैंग्वेज बैरियर नहीं होता? जी, कोई बैरियर नहीं होता, बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर बना है, फैमिली वालों, लड़के बड़े कंफर्टेबल हैं, उनको बात समझने में, समझाने में बड़ी हेल्प होती है। और हमने और शेख उस्मान साहब ने भी बड़ा माशाल्लाह काम सीखा हुआ है, शानी भाई ने भी, तो आई थिंक हमें कोई इतना मसला परेशानी नहीं होती। डेफिनेटली कोचेज़ का फ़र्क पड़ता है, लेकिन जिस तरह अब इन्होंने माशाल्लाह वक्त के साथ साथ काम सीखा है और कोचिंग में इनके निखार आ रहा है, तो बड़ा हमारे लिए फ़ायदेमंद है। यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हमारा जो आखिरी सेगमेंट होगा उसमें फ्यूचर की बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी कैसे आ सकती है, स्पॉन्सरशिप कैसे आ सकता है, पैसा कैसे आएगा, ग्लैमर कैसे आएगा, और क्या तब्दीलियाँ हों पाकिस्तान के डोमेस्टिक निज़ाम में, जिसके बाद जो हॉकी जो है वो अगर दुनिया में नंबर 1 नहीं है तो कम से कम ये ज़रूर हो कि अगले 2-4 साल में हम दुनिया की 4-5 बड़ी नुमाया टीमों में हों। ब्रेक के बाद गुफ्तगू करते हैं। अब वेलकम बैक। वक्त से पहले बातचीत हो रही थी राना भाई से कि कंफर्टेबल कैसे फील करते हैं हॉकी के खिलाड़ी फॉरेन कोच के साथ या डोमेस्टिक कोच के साथ। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। राना साहब, आप ये बताइएगा कि एक तो मुझे बताइएगा कि चूँकि आखिरी हमारा सेगमेंट है, डोमेस्टिक का जो ढांचा है उसमें तब्दीलियाँ क्या मुमकिन है? मैं आपको बाद में ये बताऊंगा, पहले मैं एक जवाब देना चाहता हूँ। जी जी। आपने बात की थी अभी के जो साबिक ओलंपियंस हैं वो जरूरी है कोच होना या उसका लगना, तो मेरा उसके मतलब यही बात है कि ये बहुत बड़ा एक प्रोपेगेंडा है। हालांकि साबिक ओलंपियंस होना ब्लेसिंग है, अगर कोई खिलाड़ी कोच है ना साथ, तो वो ब्लेसिंग है, उस खेल की खूबसूरती है। और उसके साथ साथ ये भी है कि आज तक पाकिस्तान राना साहब एक सवाल है यहाँ पे, मैं कट करूँगा। दर्जनों बल्कि मेरे ख्याल है कुछ 100 से ज़्यादा सीनियर ओलंपियंस पाकिस्तान में मौजूद हैं और गुज़श्ता 15-20 सालों से सबको मौका मिला, किसी को मैनेजर के तौर पर, किसी को कोच के तौर पर, किसी को सदर फेडरेशन के तौर पर, किसी को सेक्रेटरी के तौर पर। वो सारे ओलंपियन अजीम खिलाड़ी हमने देखा उनको खेलते हुए, वो हॉकी को आगे क्यों नहीं ले जा सके? नहीं ले जा सके, उसकी एक ही वजह है, ये सिनेरियो रूप पे लिख लें आज, जब इसमें फाइनेंस आएगा खुशहाली आ जाएगी, रिजल्ट आएंगे। जब आप पैसा नहीं डालेंगे, इसमें पैटर्नाइज नहीं करेंगे, इसकी तबाही हो जाएगी। ये सिंपल है जवाब, ये आज से बाद आपने एनालिसिस ऐसे करना है। अब मैं फिर दोबारा उस पर आऊँगा कि अगर आज आप अगर समझते हैं ना कि अगर गोरों की तरह चलना है, तो फिर उसके लिए आज हमने मेहनत करके 300 यूरो पे पर डे पे उसको लेके आए हैं। सही। 7 लाख की लहदा टिकट है, 2 लाख रुपया उसका इधर लहदा खर्चा है, ये दे ना किसी पाकिस्तानी को, वो हलाल हो जाएगा। यानी जो पैसा आप उसको दे रहे हैं फॉरनर को, अगर उससे आधे भी दे दें, अपना खिलाड़ी जो है, अपना कोच है, उसकी रोजी रोटी चलेगी। अपने कोच को आप 2000 रुपया दे रहे हैं, उसको आप लाख रुपया पर डे दे रहे हैं, हेल ऑफ डिफरेंस। सही जो मैच ही नहीं करता। सही सही। तो ये तो इनको सलाम पेश करना चाहिए। अब दूसरी आपकी बात आ गई कि जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है या ढांचा है, इसमें बिल्कुल तब्दीली की ज़रूरत है और अब बहुत वक्त बदल गया है। और मैं ये भी समझता हूँ तारिक साहब कि हमें अब हॉकी लीग की तरफ जाना है,
हमें इन खिलाड़ियों के लिए वो मौके पैदा आपकी करने हैं। डोमेस्टिक लीग होनी चाहिए। जी, हम डोमेस्टिक लीग की तरफ जा रहे हैं और इस पे हमें बहुत सपोर्ट मिली है। मैं फिर शुक्रगुजार हूँ आर्मी चीफ साहब का, सैयद आसम मनीर साहब का, कि उन्होंने प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मीर तारक हुसैन बुख्ती साहब और पूरी टीम के सामने ये आज प्रॉमिस किया है कि इंशाल्लाह ताला आपकी पूरी तरह मदद करेंगे और हॉकी को फ्लरिश करेंगे। दूसरी कमी इसमें है जो टेलीविज़न की है। जो टेलीविज़न वाले हैं वो भी पैसे के पीछे भागते हैं, क्योंकि उनको भी पैसा ज़रा चाहिए। स्पॉन्सरशिप होगी टूर्नामेंट के लिए, कोई उसको तावन वो करेगा तभी तो टेलीवाइज करेंगे। वो टेलीवाइज इसलिए क्रिकेट को ज़्यादा करते हैं कि उनके पास स्पॉन्सरशिप है। अब हॉकी की बदकिस्मती ये है कि इसकी टेलीवाइज कम होता है, हमारे खिलाड़ियों को लोग कम पहचानते हैं, हमारी गेम को लोग कम पहचानते हैं। अगर ये भी टेलीवाइज होना शुरू हो जाए तो इससे यानी बहुत इसमें फर्क मीडिया पड़ेगा। का किरदार हो, हुकूमत का किरदार हो, और उसमें जो है वो स्पॉन्सरशिप है। उस्मान साहब, दोबारा आपकी तरफ आऊँगा टेक्निकल उसके जो पहलू हैं, चूँकि आप कोचिंग कर रहे हैं, ये जो टूर्नामेंट खेल के आए उसमें देखा ये गया कि आपके जो खिलाड़ी हैं, हमारे जितने मैचेस जीते हैं हमने या हमने बराबर खेले हैं, उसमें पेनल्टी कॉर्नर्स पे अच्छे गोल किए गए, अच्छी कन्वर्जन थी। लेकिन जब आप फील्ड में जाते हैं, जब आप ड्रिबलिंग करके जाते हैं, तो आपकी कन्वर्जन रेट जो था वो नहीं था कि आपकी जो है फील्ड गोल ज़्यादा हो सके। इसकी क्या वजह थी? आपने जैसे ये कहा ना कि शॉर्ट कॉर्नर में जो हमारा ज़्यादा गोल हुए हैं, तो वो मेन वजह फील्ड में अगर आप डी तक जाते हैं तो उसमें आपने दो बाहर जाके कोशिश की है ना, ठीक नहीं, है, दो ऑप्शंस होते हैं उसमें। नंबर 1 या तो आप गोल करें, नंबर 2 या आप शॉर्ट कॉर्नर बना लें। अगर आपका शॉर्ट कॉर्नर अच्छा है तो पूरी दुनिया में लोगों के लिए स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि वो शॉर्ट कॉर्नर को लेते हैं। क्यों? कि वो उनका कंफर्म गोल होता है। आप देखें, अगर हमने पोल के ऊपर जो अटैक है 20 दफ़ा किए तो उसमें सिर्फ 2 गोल होंगे, और अगर हमने शॉर्ट कॉर्नर को मैन्युफैक्चर किया, डेलिबरेटली किया, तो हमने 8 लिए और 8 में से हमने 6 गोल किए। तो दूसरा, अभी थोड़ी हॉकी जैसे आपने कहा कम गोल इसलिए भी हो रहे हैं कि हॉकी थोड़ी ड्रिल पे चली गई है। तेज ज़्यादा हो गई है। स्किल में ज़्यादा फील्ड गोल होते थे। आप देखें हमारे जो पहले ग्रेट प्लेयर्स थे हमारे, वो क्यों ज़्यादा गोल करते थे कि वो स्किल थी, 1 अगेंस्ट 1, 2 अगेंस्ट 1। अभी ये हो गया कि ड्रिल से जाते, ड्रिल में हमारी ये पर ज़्यादा कोशिश होती है, स्ट्रेटजी ये होती है कोच की स्पेशली, क्योंकि हमारे पास 2-2, 3-3 फ्लिकर हैं। सब ने अब देखे हैट्रिक की है और 4 गोल किए हैं एक फ्लिकर ने, तो हम जाके वहाँ शॉर्ट कॉर्नर में कन्वर्ट करते हैं उस अटैक को, और अभी हम उस पर वर्किंग और मकसद तो ये है कि आपने गोल करना है ना, चाहे वो फील्ड के जरिए हो, चाहे वो कॉर्नर के जरिए हो। अच्छा राणा साहब, आप ये बताइएगा कि क्या आप डिमांड करेंगे अपनी मैनेजमेंट से, अपने सीनियर से, कि आपको भी जिस तरह हमारे जो खिलाड़ी हैं, जो हमारे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, वो बाहर जाएं, बाहर जाकर तरबियत लें, कोलेब्रेशन हो, बाहर के खिलाड़ी यहाँ पे आएँ, कोचेस जिस तरह आते हैं, आप लोग भी ट्रेनिंग के लिए बाहर जाएँ। जी बिल्कुल, जब हम यूरोपियन कंट्रीज़ में जाके लीग खेलते हैं लड़के हमारे, तो डेफिनेटली उनमें निखार आता है। अभी इसी टीम में भी हमारे 10 से 12 प्लेयर ऐसे थे जो हमने इंग्लैंड से वापस आए हैं खेलने के लिए पाकिस्तान के लिए। तो आप रिज़ल्ट देखें, वो सीनियर प्लेयर से सारे हमारे, और हमने इस टूर्नामेंट का फाइनल खेला है। तो और हमारे सेक्रेटरी साहब ने बिल्कुल हमें कभी नहीं रोका कि आप लीग खेलने ना आ जाएँ। डेफिनेटली हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि हमारे सेक्रेटरी साहब या हमारी मैनेजमेंट जो है वो हमें सपोर्ट करती है कि आप यूरोप जाएँ, जहाँ भी आपको अच्छा मौका मिलता है जाएँ, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो आपकी पाकिस्तान के लिए खेलना होनी चाहिए। तो ये बड़ी खुशाइन बात है। लेकिन जैसे हमारे सेक्रेटरी साहब ने आगे कहा कि हमारे साल के मैचेस हमें 7 से 8, 10 या 12 मैचेस मिलते हैं। तो अगर आप इंडिया के देखें, वो 45 से 50 मैचेस खेलते हैं, और वो खेलते भी टॉप टीम के साथ हैं। वो डे बाय डे देखें, ईयर बाय ईयर वो ग्रो कर गए हैं टॉप टीम्स के साथ खेल के। हमें मैचेस ही नहीं मिलते। अगर मैचेस तब मिलेंगे जब हमारे पास फंड होंगे। राणा साहब, आप ये बताइएगा कि हमारे यहाँ टूर्नामेंट होते थे बड़े बड़े, पाकिस्तान होस्ट करता था। अब मेरा नहीं ख्याल कि एक तवील अर्सा गुजर गया पाकिस्तान में कोई बड़ा टूर्नामेंट मुनक्कद हो, जहाँ आप ये कह रहे हैं कि हमने टारगेट मुतय्यन किए हुए, बड़ा टूर्नामेंट होस्ट करने का, चैम्पियंस ट्रॉफी है या एशिया कप है, एशियन गेम्स हैं या वर्ल्ड कप है, या कोई भी एक बड़ा टूर्नामेंट जिससे पाकिस्तान में हॉकी जो है दोबारा फ्लॉरिश हो, टारगेट मुतय्यन किया है? कोई ऐसा इरादा है आपका? जी हाँ, बिल्कुल है। उसमें फिर मैं ये एक बात कहूँगा कि हमने FIH से बात की है, एशियन हॉकी फेडरेशन से की है कि आप हमें कोई ना कोई टूर्नामेंट ज़रूर दें, क्योंकि पाकिस्तान की बदकिस्मती रही है कि यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी का मुकाबला किया है, और इस वजह से जो यूरोप है, जो दुनिया बाकी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, वो हमारे साथ खेलना नहीं चाहते पाकिस्तान में। हमने अब उनको ये कहा है कि जी आप इंश्योर करें, क्योंकि हम हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंश्योर करे। हाँ, सिक्योरिटी इंश्योर करेगी और हर चीज़ आपको दे देंगे, लेकिन आप हमारे मुल्क में ज़रूर खेलें। अब FIH बिल्कुल सीरियस लाइनों पे इस पर सोच रही है कि कोई ना कोई टूर्नामेंट, और उसके लिए एक और मसला है, फिर आगे बढ़कर एक और मसला आ जाता है। क्रिकेट में शायद वो ना हो, लेकिन हॉकी में वो फिर फेस करना पड़ता है कि यहाँ पर टूर्नामेंट की एक फ़ीस है, मतलब $1 लाख ही देना पड़ जाए, तो इंडिया आराम से उसको पे कर देता है। ठीक ठीक। इंडिया कहता है हमें दे दें, हमारे पास फिर वहाँ पे शॉर्टफॉल आ जाता है कि पैसे कहाँ से आएंगे। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे है, आप ये बताइएगा कि जिस तरह इन्होंने कहा कि हॉकी जो है वो
चूँकि यहाँ खेलने को नहीं आता 9/11 के बाद और दहशतगर्दी के वाक़यात है, आप समझते हैं कि किस तरह से जो आप ओलंपियंस हैं, फॉर्मर खिलाड़ी हैं, आप किस तरह किरदार अदा कर सकते हैं एडवोकेसी करने के लिए, लोगों को राग़िब करने के लिए कि हमारे साथ आपने खेला दुनिया के मैदानों में, आप आए हमारे मुल्क में हमारे साथ खेलने के लिए, आप किरदार अदा कर सकते हैं कोई पैसों के अलावा? नहीं पैसे जी, तो है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। जैसे हम जाते हैं दूसरे मुल्कों में खेलने, जैसे लीग में भी जाते हैं, तो ज़ाहिर है वहाँ फ्रेंडशिप भी होती है, हमारे जो बैच के प्लेयर भी हमें मिलते हैं, तो हम उनको इनवाइट करते हैं। और स्पेशली एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है कि अगर हम इंटरनेशनल, जैसे अपने का डोमेस्टिक लीग है, तो जैसे हम अगर इंटरनेशनल लीग स्टार्ट कर दें तो डेफिनेटली जो फॉरेनर प्लेयर हैं हर मुल्क के, जैसे क्रिकेट में आ रहे हैं, इसमें जैसे कि राणा साहब ने 2-3 मरतबा बताया कि चीफ ऑफ आर्मी साहब को उन्होंने मुबारकबाद दी कि उन्होंने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। तो मैं बल्कि उनको सल्यूट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि हम क्रिकेट की तरह हॉकी में भी लीग स्टार्ट करेंगे और उसको उससे भी ऊपर लेके जाएंगे। डेफिनेटली जब ऊपर लेके जाएंगे तो पूरी दुनिया से प्लेयर यहाँ खेलने आएंगे। राणा भाई साहब, आप ये बताइएगा, ख्वाहिश क्या आपकी किसी ऐसी टीम से खेलने की, किसी ऐसे ग्राउंड में खेलने की, इंडिया के साथ, जापान के साथ, जर्मनी के साथ, किस टीम के साथ खेलने की ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हुई अभी तक? आई थिंक मेरा ख्याल है कि ख्वाहिश सबसे बड़ी मेरी यही कि इंडिया को इंडिया में हराना, इंडिया को सबसे इंडिया बड़ी में? ख्वाहिश है मेरी। और इंशाल्लाह ये वक्त जल्द आएगा। मेरा आपसे वादा है कि जिस तरह की टीम हमारी बन चुकी, जिस तरह कम्बिनेशन, जिस तरह हमारा कोचिंग के साथ एटमॉस्फेयर, टीम का एटमॉस्फेयर, यूनिटी का, तो आई थिंक वो वक्त दूर नहीं है कि हम इंडिया को इंडिया में हराएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया राणा भाई साहब। उस्मान साहब, आपका शुक्रिया कि आपने कोचिंग में से प्रैक्टिस के दौरान वक्त निकाला और हमें ज्वाइन किया। राणा साहब, आपका शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और तशरीफ़ लाए। और मैं कंक्लूड करूँगा इस ख्वाहिश के साथ, राणा वहीद जो हमारा नौजवान खिलाड़ी है, कि पाकिस्तान के हर खिलाड़ी की ख्वाहिश है कि वो इंडिया के साथ खेले, इंडिया में खेले और इंडिया को हरा के सुरखरू होके आए। ये था आज का शो, आज एक्सक्लूसिव विद तारिक चौधरी। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।